स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी में वाटर यानी कि जल पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट है हाइड्रोस्फीयर, जिसे हम जलमंडल के नाम से भी जानते हैं। अब जलमंडल क्या होता है? आप जैसे कि पहले पढ़ के आए हैं 6th क्लास में, हमारे 4 मंडल होते हैं पृथ्वी पे। नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ये चारों मंडल मिलकर हमारे पृथ्वी का निर्माण भी करते हैं और पृथ्वी का जितनी भी क्रियाएं हैं सभी इन्हीं मंडलों में संचालित होती हैं। जैसे कि आज हम जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जल के या वाटर के बारे में कोई बात होने के बाद में आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं? जिसने जितनी बड़ी जलराशि देखी है वो उतनी ही बड़ी जलराशि के बारे में विचार करने लगता है। अब जैसे जलमंडल, पृथ्वी पर 71% जल है और यदि इसका सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है तो 94% पृथ्वी के किसी ना किसी रूप में जो हमारा ठोस भाग है इसके नीचे भी जलीय भाग पाया जाता है। लिथोस्फीयर हालांकि 29% है, फिर भी जल उसके नीचे या भूमिगत जल के रूप में जो जल होता है वो भी होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी में 94% जल की मात्रा होती है। अब जलमंडल जैसा कि अभी मैंने बताया 71% पृथ्वी पर है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है। अब इसके बारे में आप देखते हैं कि बारिश पड़ती है, वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो वो वर्षा का जल हमें कुछ समय तक ही दिखाई देता है और शाम होते होते जो भरे हुए गड्ढों में जिसमें हम नाव चलाते हैं, कागज की नाव बनाकर हम खेल करते हैं, वो शाम तक बहुत सारा जल उसका समाप्त हो जाता है। वो जल कहाँ जाता है? कुछ तो वाष्पीकरण होकर चला जाता है और कुछ भूमि के अंदर चला जाता है। इसी तरह वो वाष्पीकरण किस कारण होता है? वाष्पीकरण का होने का कारण है जो हमारा सूर्य ताप होता है। सूर्य ताप के कारण जल गर्म होता है और वाष्पित होना प्रारंभ हो जाता है, जो कि वायुमंडल में चला जाता है। अब जल ये 2 रूपों में है। अलवणीय जल जिसे फ्रेश वाटर कहते हैं, जो हमारे पीने योग्य है, ये भी खुला हुआ नहीं है। बहुत बड़ा भाग इसका आप जल वितरण के अंतर्गत देखेंगे कि कहां कहां जल हमारा समाहित है। लवणीय जल जो बहुत बड़ा भाग है, सबसे ज्यादा भाग लवणीय जल का यानी कि सैल्टी वाटर का है। सैल्टी वाटर महासागरों में, सागरों में और झीलों में पाया जाता है। अब जिस प्रक्रम में जल अपना रूप बदलता रहता है, जैसे यह प्रक्रम कौन से हैं उन्हें मैं बता रहा हूं। जैसे जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे ही हम जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। उसके बाद में जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। एलवण जल के मुख्य स्रोत जो पीने योग्य फ्रेश वाटर है, उसके जो स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ हैं, सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं? वो हैं नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। महासागर एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक का बहुत बड़ा हिस्सा होता है साल्टी वाटर में। उसके बाद अब ये आता है जल वितरण। जल वितरण क्या होता है बेटा? देखिए, पृथ्वी पर जितनी भी संपूर्ण जल की राशि है
मान लिया इसे हम 100% मान लें, ये जो 100% जल की राशि है ये किन किन रूपों में है, जैसे कि महासागर ओशियंस में 97.3% है, सबसे अधिक। ये लवणीय जल है, ये पीने योग्य नहीं है। बर्फ छत्रक जो आइस कैप यानी कि एक बर्फ की सिल्लियों के रूप में मिलता है वो है 2.0%। जो हमारी पृथ्वी के अंदर है, भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उसका परसेंट 0.68% है। उसके बाद में झीलों का एलिमेंट जो पीने योग्य जल है, फ्रेश वाटर की जो झीलें हैं वो है 0.09%। और स्थलीय समुद्र एवं इनलैंड सी एंड द साल्ट लेक, जो कि हमारी नमकीन झीलें हैं, समुद्र हैं छोटे छोटे, सागर हैं छोटे छोटे, उनमें भी 0.009% जल होता है जो नमकीन होता है। वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में जल है उसकी मात्रा है 0.019%। और नदियों में जो बहती हुई सरिताएं हैं, नदियां हैं, उनमें है 0.001%। तो नदियों में सबसे कम परसेंट जल रहता है जो पीने योग्य फ्रेश वाटर है। अब इस प्रकार महासागरीय रूप में जैसे कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, इन सारी चीजों में जितना फ्रेश वाटर है वो मैंने बताया। और ये भी निरंतर इसमें कमी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उनसे यह जल जो फ्रेश वाटर है वो दूषित हो रहा है। अब इसके लिए हमें क्या करना कि जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का जो हम उपयोग कर रहे हैं वह हमारे भविष्य में खतरा पैदा कर देगा और हमारी प्यास बुझाने में सक्षम नहीं रहेगा। तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। जैसा कि जल के संरक्षण हेतु 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित यानी कि शक्तिशाली बनाता है कि भाई जल का संरक्षण हमें करना चाहिए। अब महासागरीय जल की बात करते हैं हम। महासागरीय परिसंचरण कहते हैं चलते रहने को, ओशियन सर्कुलेशन। ये गति क्यों होती रहती है, इसमें निरंतर किन कारणों से जल हमारा महासागर का चलता रहता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतिविधियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं कि जैसे तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। ये तीन चीज मैंने बताई, वेव्स, टाइड्स और महासागरीय धाराएं यानी कि ओशियंस करंट। ठीक, ये जो तीन रूपों में सबसे पहले तरंग क्या होती है? तरंग जल का उठना गिरना जो एक प्रक्रिया चलती रहती है उसे हम तरंग कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल जो सुनामी 150 मीटर मापा गया है, ये तरंगे 7000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी में भारत के तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था सुनामी से। ये जो सुनामी है ये समुद्री महासागरीय तरंगे होती हैं जो पवन के कारण, भूकंप के कारण या ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होती हैं, और ये इतनी प्रबल होती है कि जो तटीय क्षेत्रों का लोगों का बसाव होता है, खेती होती है, उसे ध्वस्त कर देती हैं, बहुत बड़ा विनाश कर देती हैं। अब ये कब होता है? जैसे चक्रवात ने जन्म लिया, बहुत तेज पवनें चलने लगी, तब ये होता है। सुनामी का जन्म तेज पवन के कारण, तूफान के कारण या प्रचंड पवन वेग के कारण होता है। उसके बाद हम आए नंबर 2, टाइड्स, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? यह निरंतर दिन में 2 बार समुद्र का जल उठता है और गिरता है। उठते हुए जल को ज्वार कहते हैं और गिरते हुए जल को भाटा कहते हैं। जैसा कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। यह ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जैसा कि आप मानचित्र में भी इसको एक लघु और बृहत ज्वार के रूप को देख सकते हैं, चित्र बना हुआ है। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद में चंद्रमा, मून अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा भी कहते हैं। अब इसके बाद में तीसरी चीज आई महासागरीय धाराएं। अब ये महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? जैसे कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। ये रुकने वाली नहीं होती, तरंग तो एक ही जगह प्रवाहित रहती है और किसी गति के कारण वो प्रवाहित होनी प्रारंभ होती है। लेकिन जो समुद्र की धाराएं होती हैं, करंट्स होते हैं, ये निरंतर चलती रहती हैं। इनके चलने के भी कई कारण हैं, जैसे लवणता, वायु गति, ज्वार भाटा और समुद्र में आंतरिक भाग में हुई हलचल, ये कारण इसके हो सकते हैं। अब सामान्यतः क्या होता है कि हमारे पृथ्वी पर 2 प्रकार की जलधाराएं पाई जाती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ये गर्म जलधारा क्या होती है? गर्म जलधारा जन्म लेती है भूमध्य रेखीय प्रदेश के पास में, क्योंकि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ का एरिया, यहाँ का क्षेत्र गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण जल फैलना प्रारंभ हो जाता है और गर्म हो जाता है तो वो दूसरी दिशाओं को, जिधर ठंडा होता है उधर को चलता है। ये ठंडी जलधाराएं, ठंडी जो जलधाराएं ये ध्रुवों के पास जन्म लेती हैं, तो ठंडी जलधाराएं गर्म जलधाराओं की तरफ को चलती हैं और गर्म जलधारा ठंडी धाराओं की तरफ को चलती हैं। इसलिए महासागरीय धाराएं निरंतर चलती रहती हैं। अब इनका, जैसा कि अभी मैंने बताया, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को भी प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म
एवं शीत जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वह भाग विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य मछली पकड़ने वाला जो क्षेत्र होता है उसे उत्तम माना जाता है। गर्म एवं ठंडी धाराएं जहां मिलती हैं वहां कुहरे फॉग्स वाला वातावरण या मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। एक तरफ जहां ये जलधाराएं मिलती हैं गर्म और ठंडी, वहां मत्स्य क्षेत्र स्थापित हो जाता है, क्योंकि गर्म और ठंडी जलधाराएं मछलियों को विकसित करने में बहुत मदद करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान क्या होता है कि यहाँ पर विजुअलिटी जो देखने की, यहाँ पर कोहरे जैसी स्थिति बनी रहती है। अच्छा, सुनामी आपको बता दिया। सुनामी 2004 में एक विनाशकारक, ये तो आती रहती हैं, अलग अलग नामों से इन्हें जाना भी जाता है नाम, और इनसे बहुत बड़ा तटों के आसपास नुकसान भी होता है। लवणता होता है बेटा 1000 ग्राम में कितनी नमक की मात्रा है, उसे हम लवणता कहते हैं। अब जैसे सबसे ज्यादा जो लवणता है वो मृत सागर में है, और मृत सागर में इसकी लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर है। तैराक इसमें पल्व कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। इसमें जो मृत सागर है इसमें कोई डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। और 1000 ग्राम पर लवणता मापी जाती है। 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा जो होती है वो लवणता को दर्शाती है। इसके बाद महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति ग्राम है। सुनामी के बारे में बताता हूं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। इसे पोताश्रय यानी कि जो जलयान होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाने वाली तरंगे होती हैं। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। सभी से ध्यानपूर्वक देखें और सब्सक्राइब करें, समझें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझे मेरे पर्सनल फोन पर बात करें। थैंक यू।